Good morning, children. Today in this video, we are going to discuss the solution of exercise 2.3 NCERT chapter number 2. उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज फंक्शन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिल्ड्रन, क्योंकि क्लास 12th में भी इसका पूरा एक चैप्टर है. तो फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं. फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन होता है एफ, सेट में डिफाइन होता है, सेट ए टू सेट बी. वो जो सेट है वो फंक्शन कब कहलाएगा? व्हेन every element of set A has only and only one image in set B. ठीक है, इसको ना पहले एग्जाम्पल से समझते हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन जो डिफाइन होता है, जैसे A to B इसमें लिखा हुआ है ना, A to B डिफाइन, इसको हम ऐसे लिखते हैं, फंक्शन डबल डॉट A to B. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये जो डेफिनेशन बोली है ये मैं आपको बता देती हूँ. इसके लिए एक ना एरो डायग्राम से इसको हम समझते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. देखो, ये सेट ए है, सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, और ये कोई सेट बी है जिसमें नाम है बच्चों के अली, भानु, चंद्रा, दिव्या. ठीक है, और हमें आर एक रिलेशन डिफाइन है एक्स वाई. ये एक्स होता है चिल्ड्रन, ये वाई होता है. ठीक है, तो कैसे डिफाइन है ये एक्स वाई? सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी. ठीक है, हमने एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लिया है. तो यहाँ पे देखो क्या है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y है ना. x जो है वो y का फर्स्ट लेटर है. तो a का फर्स्ट लेटर अली हो गया, b का फर्स्ट लेटर भानु हो गया, c का फर्स्ट लेटर चंद्रा हो गया है ना, c हो गया, d का इसमें है नहीं. तो ये यहाँ से जो एरो निकल कर इधर आए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? इमेज बोलते हैं, है ना. क्या बन रही है? इमेज बन रही है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, है ना. सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. उनकी सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए. ठीक है, अलग अलग होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए. क्लियर? मतलब ऐसा नहीं है कि ए की अली भी हो गई, ए का भानु भी हो गया, ठीक है, बी का अली भी हो गया, बी का भानु भी हो गया. नहीं, उनकी सिर्फ एक ही इमेज बनेगी. आगे हम जो एग्जाम्पल करेंगे उससे हम इसको और क्लियर करेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते जाइए. ये फंक्शन क्या होता है, कब कब फंक्शन नहीं होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी. तो देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में जितने भी एलिमेंट है चिल्ड्रन, है ना, कितने भी हों, उन सबकी कोई ना कोई इमेज बी में होनी चाहिए. ठीक है, अगर बी में इमेज नहीं है ए की, मतलब किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है बी में, तो वो फंक्शन नहीं होगा. वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी. अब देखो, रिलेशन है आर, जैसे ये दिया हुआ है, यही है क्वेश्चन. ए अली है, बी भानु है, सी चंद्रा है. ठीक है, क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर इसी का एग्जाम्पल है ये. यहाँ पे जब हमने इसका सेट बनाया तो ए अली के साथ हो गया. ये क्या होता है? एक्स और वाई की फॉर्म ही तो होती है ना. देखो, ए का अली, बी का भानु, सी का चंद्रा. क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ पे ये जो रिलेशंस बन रहे हैं ये किसके बेस पे बन रहे हैं? फंक्शन के बेस पे बन रहे हैं. ठीक है, इस रिलेशन को हम फंक्शन भी बोलेंगे. क्यों बोलेंगे? बिकॉज दे हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी. अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं. ए बी सी डी ई, यहाँ पे वही हैं सारे, वही बच्चे हैं, अली, भानु, चंद्रा, दिव्या. ठीक है, तो देखो वही रिलेशन है, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई. तो ए का अली के साथ हो गया, बी का भानु के साथ हो गया, सी का चंद्रा के साथ हो गया, डी का दिव्या के साथ हो गया. अब देखो यहाँ पे ये ई बच गया है ना. ई का कोई इमेज बनी ही नहीं सेट बी में. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन बताया था मैंने आपको दैट सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उन सबकी कोई ना कोई इमेज बी में बननी चाहिए. अगर नहीं बनती है तो वो फंक्शन
नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम ये अगर सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये एक्स ये वाई है, तो देखो ई यहाँ पे बच गया। अगर यहाँ पे ई से भी कोई बच्चे का नाम होता, अलीना होता या कोई भी नाम होता, उसका इसके साथ उसकी इमेज बन जाती है ना, तो ये फंक्शन बन जाता। लेकिन ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें फंक्शन ये नहीं बनेगा, क्योंकि ए सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनमें से एक की यहाँ पे इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट फंक्शन। क्लियर चिल्ड्रन? ये फंक्शन क्यों नहीं है, है ना? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ई की इमेज यहाँ पे नहीं बन रही है। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इससे हटकर एग्जांपल, ये 1 2 3, ठीक है। अब ए की इमेज है 1, बी की इमेज भी 1 है, सी की इमेज 2 है और डी की इमेज भी 2 है, ठीक है। तो देखो क्या ये फंक्शन होगा? क्योंकि देखो फंक्शन होगा, मैं आपसे पहले पूछ लेती हूँ क्या ये फंक्शन होगा। तो इसमें हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन बोलती है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, ये सब एलिमेंट है सेट ए के, ए बी सी डी, दे हैव वन एंड ओनली वन इमेज। देखो ए की क्या इमेज है? 1 है ना चिल्ड्रन? बी की क्या इमेज है? 1 है। सी की क्या इमेज है? 2 है। और डी की क्या इमेज है? 2 है। तो क्या ये फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना चिल्ड्रन? देखो एक तो पहली कंडीशन, 2 कंडीशन होती हैं इसमें। पहली कंडीशन सेट ए के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए सेट बी में, ठीक है, वो बन रही है। देखो सबसे एरो जा रहे हैं। दूसरा 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, है ना, हर एक की एक एक इमेज होनी चाहिए। तो देखो ए की 1 इमेज है, बी की 1 है इमेज है, सी की 2 इमेज है, डी की 3 इमेज है ना। तो यहाँ पे इसको हम फंक्शन मान सकते हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट शुड हैव इमेज, और एक ही इमेज बननी चाहिए, तो वो इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर मोर क्लियरेंस। देखो ए बी सी एलिमेंट्स है सेट ए में, है ना चिल्ड्रन। ये देखो ये जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये सारे ना सेट ए होते हैं और ये सेट बी होता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाते हैं, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 4 के साथ। अब मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये फंक्शन है? बताओ मुझे, क्या ये फंक्शन है? आपको जो दिख रहा है यहाँ पे एरो डायग्राम में, क्या ये फंक्शन है? तो देखो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों? बिकॉज जो ए एलिमेंट है, देखो एक कंडीशन तो फुलफिल होती है, दैट जो सेट 1 है, सेट ए है, इसमें से सारे एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, सबकी इमेज बन रही है। सेकेंड कंडीशन क्या है? 1 एंड ओनली 1 इमेज बननी चाहिए, है ना। अब देखो ए की इमेज 1 बन रही है, ए की इमेज 2 बन रही है ना। तो अब देखो पहली बार में यहाँ पे तो ये तो गलत हो गया कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती है, ठीक है। देखो फंक्शन जो होता है उसमें हमेशा ये क्लियर होता है कि सेट 1 के हर एक एलिमेंट की इमेज बनती है, वो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। सेकंड, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी। अगर किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज बन जाती हैं तो वो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये जो रिलेशन दिया है ये फंक्शन नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी रिलेशंस होते हैं वो सारे फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। वो नहीं क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें हमें कंडीशन देखनी पड़ती है फंक्शंस की, क्या वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आपको कोई रिलेशन दिया है और आपसे पूछा है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो प्लीज़ उसे चेक हमें करना पड़ेगा। उसे चेक करे बिना हम नहीं बता सकते कि वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है चिल्ड्रन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फंक्शन क्यों नहीं है ना। अब देखो जो फंक्शन होता है, फंक्शन को हम एफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स, ये होता है फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। क्लियर चिल्ड्रन? इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं एक्स की, अगर हमें x1 दिया है तो हम यहाँ पे x की जगह 1 लिख देंगे। अब हमें जो भी कंडीशन दी होगी,
अब हमें जो भी कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन में हम एक्स को तो सिंपल एक्स लिखते हैं और वाई को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको प्रोनाउंस करते हैं एफ ऑफ एक्स। नाउ चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और वो आगे आपके काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, अब देखो इस जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, चिल्ड्रन ये जो फंक्शंस मैं आपको बता रही हूँ ये सारे बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी फंक्शन है, ऐसा कुछ है नहीं इनमें, बट आपको ये पता होने चाहिए क्योंकि इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में 11th में भी मिलेंगे और 12th में भी मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है ना, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ। तो फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो डिफाइन होता है वो आर टू आर डिफाइन है ना, आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आर टू आर। आर टू आर का मतलब है ये डोमेन जो है वो भी आर है और रेंज भी उसकी आर है। देखो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या मैंने आपको भी बताया था कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता है। तो वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम, इसका ग्राफ कैसा होता है जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। देखो 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, देखो वैल्यू डालते हैं, बहुत सिंपल है, सबसे इजी ग्राफ है ये तो, है ना। हम क्लास 10th में क्या करते थे, एक्स की वैल्यू डालते थे फंक्शन में, वाई की वैल्यू आती थी, यही करते थे ना, तभी तो हम ग्राफ प्लॉट करते थे। कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन या जो भी फॉर्म होता था। वैसे तो हमने क्लास 10 तक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म की है, क्लास 11th में आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन के बहुत कम मिलेंगे, अलग अलग तरीके के आपको ग्राफ मिलेंगे, है ना। तो वो हमें सीखना है, हमें पता होना चाहिए। देखो एक्स की वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो वाई भी 1 है, एक्स 2 डालते हैं तो वाई भी 2 है, एक्स 0 डालते हैं तो वाई भी 0 है, एक्स -1 डालते हैं तो वाई भी -1 है, एक्स -2 डालते हैं तो वाई भी -2 है ना। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो x1 है तो y भी 1 है, x2 है y भी 2 है, 0 है तो ये 0 है, x -1 है तो y भी -1 है, x -2 है तो y भी -2 है। देखो तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है चिल्ड्रन, देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये मेरे स्केल से नहीं बना है वरना ये स्ट्रेट लाइन बनती। ठीक है, तो देखो ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनी है। तो ये जो f ऑफ x इक्वल टू वाई का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर चिल्ड्रन। अब इसकी डोमेन की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि डोमेन इसकी क्या है, आर है। अब रेंज क्या होती है, वाई की वैल्यू, है ना। रेंज किसके ऊपर डिपेंड करती है, वाई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पे जो x होगा वही y होगा, तो रेंज भी क्या हो गई इसकी, रेंज भी क्या हो गई, रियल नंबर्स। क्लियर चिल्ड्रन। सेकंड जो ग्राफ है, जो फंक्शन है, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट c कोई फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें जो फंक्शन डिफाइन है वो आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन होता है डिफाइन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी होता है। एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, वाई इक्वल टू सी। अब सी क्या हो गया, कोई एक फिक्स वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। तो एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे एक ऐसा कर दूँ मैं, एक्स रेज टू द पावर 0, है ना। एक्स 0 क्या होता है चिल्ड्रन, 1 होता है। तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं और 1 की जगह x की पावर 0 कर देते हैं। अब चाहे 2 की पावर 0 रखो, 3 की पावर 0 रखो, 4 की पावर 0 रखो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्लियर चिल्ड्रन। तो अब इसका देखो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमने c लिया है, c की वैल्यू ली है 3। देखो ये हो गया 1 2 1 2 3 -1 -2 -3 और यहाँ पे -1 -2। देखो अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए होती है। x रखते हैं चिल्ड्रन, x की पावर यहाँ पे 1 रखते हैं ना। x अगर 1 है तो y कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है तो ये c कितना हो जाएगा, है ना, c 3 है। तो देखो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x 2 रखें, x 2 की पावर 0 तो 1 होता है, तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही
यहाँ पे x अगर -1 भी रखते हैं, -1, तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही -2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुल मिला के y की वैल्यू कांस्टेंट है, और इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो x की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, -2 रखें, -1 रखें, सारा ग्राफ यहीं से निकलना है ना। देखो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन होता है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब इसकी डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या है चिल्ड्रन, देखो जो फंक्शन R2R डिफाइन होता है ये होता है डोमेन, और ये होती है इसकी रेंज। क्लियर। तो अगर हम वैसे भी रेंज क्या होती है, y की वैल्यू होती है, तो जो हम x की वैल्यू रखेंगे वही y की वैल्यू c, ये तो कांस्टेंट है, तो रेंज भी क्या हो गई, कांस्टेंट। हमें बता दें थोड़ा ना कि कांस्टेंट में हमें ये फिक्स वैल्यू रखनी है। अब जो रियल नंबर्स उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट जो रेंज है वो भी क्या है, रियल नंबर्स। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लास 10th में और 9th में हम पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, क्या होता है ना, कुछ इस तरह की फॉर्म होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, स्क्वायर पॉलिनोमियल होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये जैसे एक एग्जांपल लूँ, x³ + 2x + 3, या इस x = x² + 1, ठीक है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं, है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है, पॉलिनोमियल का नाम भी उसी के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिपेंड करता है x की हाईएस्ट पावर पे। अब जो एनसीईआरटी में आपको दिया है वो सिंपल दिया है, बहुत ही सिंपल है। f(x) = x², हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। x² का भी दिया है, x³ का भी दिया है, तो मैं x² का करूंगी, क्यूब का आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो f(x) को हम क्या लिख लेंगे, y = x²। तो इसका मतलब हम x की जो वैल्यू डालेंगे वही y की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये फंक्शन जो डिफाइन है, देखो जो फंक्शन डिफाइन है वो R2R डिफाइन है ना, R2R। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2। अब देखो चिल्ड्रन, x एक बॉक्स बनाते हैं हम, इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू रखते हैं, x y। x अगर हम रखते हैं 1 तो y कितना हो जाएगा, 1। x रखते हैं 2 तो y कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। x रखते हैं 3 तो y कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही माइनस वैल्यू रख देते हैं। x रखते हैं -1 तो y कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा। x रखते हैं -2 तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। अब इस ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। देखो कैसा बनता है इसका, यहाँ पे x 1 है, y भी 1 है, ये तो ये यहाँ पर कोई वैल्यू हो जाएगी। x -1 है और y 1 है, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। x 2 है तो y 4 है ना, तो यहाँ पे ये 4 कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये 2 पर इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 पर इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, है ना, -2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0 पे। x 0 है तो y भी 0 है ना। तो देखो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, है ना, कर्व ग्राफ बना। चलो इसकी अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है, R है। रेंज की अगर हम बात करें तो देखो चिल्ड्रन, वैसे ये आपको बता दूं कि क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन में आया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है और उसका ग्राफ बना के बताइए, है ना। वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन भी सिंपल पूछ सकते हैं, बट अगर उसका ग्राफ पूछ लें, किसी भी फंक्शन का ग्राफ पूछ सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मैं आपके एक बात बताती हूँ। देखो इसमें एक बात है, ये फंक्शन स्क्वायर फंक्शन है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे x की जो y की जो भी वैल्यू आएगी वो सब पॉजिटिव आएंगी। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, और हम जब भी किसी का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज हो जाएगी वो रेंज क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, देखो 0 एंड R पॉजिटिव। R पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, R पॉजिटिव का मतलब होता है रियल नंबर पॉजिटिव। क्लियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन, ठीक है। अब देखो रैशनल नंबर्स क्या होता है चिल्ड्रन, P/Q की फॉर्म में होता है।
तो यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। जैसे एफ एक्स लेते हैं वैसे जी एक्स ले सकते हैं, एच एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, उसमें इतना कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल फंक्शन है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो जी ऑफ एक्स है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, है ना, क्योंकि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता था। अब देखो ये जो फंक्शन डिफाइन है वो आर टू आर डिफाइन है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स, सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन लेते हैं 1/x। इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो चिल्ड्रन बड़े ध्यान से देखना रैशनल नंबर के ग्राफ कैसे होते हैं। तो ये पहले हम ये लेते हैं y, एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो x रखते हैं हम यहाँ पे -2, तो y क्या हो जाएगा, आंसर 0.5 में आएगा, है ना, 0.5 हो जाएगा। 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। -2 0.5 -1 रखें, -1 रखें तो 1 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा। -1/2 रखें, x की वैल्यू -1/2 रखें तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, x अगर 1/2 रखें माइनस का तो y हो जाएगा -2। x अगर हम 1 रखें तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x अगर हम 1/2 रखें, ये -1/2 था, 1/2 रखें 1/2 तो y कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 2 उठ के यहाँ आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम वैल्यू रखते जाएंगे। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ये है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, अब देखो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो -2 पे y 0.5 है, x -2 पे y कितना है 0.5, ये माइनस का है ना। x -2 पे y है 0.5, तो ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक है, -1 पे इसकी वैल्यू -1 है तो -1 ये हो गया। अब देखो -1/2 पे y 2 है तो ये इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात चलें, अगर हम पॉजिटिव में लें तो 1 पे 1 आ गया, 1/2 पे 2 आ गया, है ना, x की वैल्यू 1/2 कहीं होगी और y 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं हम उसकी, x अगर 2 ले तो y 1/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 तो y 1/2, मतलब कहीं यहाँ आएगा, है ना। तो अब इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो चिल्ड्रन रैशनल फंक्शन का ग्राफ होता है। इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन और रेंज दोनों ही यहाँ पे डिफाइन है रियल नंबर्स के। नेक्स्ट है चिल्ड्रन मॉडुलस फंक्शन। मॉड के बारे में तो आप जानते ही हैं, आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मॉड जो होता है उसमें कोई भी वैल्यू रखो, है ना, वो जब उसको सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे देखो -2 रखें और इसका मॉड फाइंड आउट करें तो आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन, 2 आएगा, है ना। जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो तो पॉजिटिव होती है, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो वो होता है मॉडुलस। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इस तरह का जो फंक्शन होता है वो मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। और ये जो डिफाइन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब देखो यहाँ पे ना बड़े ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है हम जानते हैं कि ये इसके अंदर जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इसको ना दो कंडीशन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहली क्या है, एक्स कंडीशन है। अब एक्स क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। क्लियर चिल्ड्रन, देखो अगर मॉड 0 रखें तो 0 आएगा, पॉजिटिव है, 1 रखें तो 1 आएगा, 2 रखें तो 2 आएगा, है ना। तो जितनी भी x की पॉजिटिव वैल्यू हैं उन सब के लिए
जितनी भी वो सारी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होती है वो सारी x से 0 से बड़ी होती हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं चिल्ड्रन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी कंडीशन हम क्या लिखेंगे, देखो दूसरी कंडीशन क्या है, ये देखो जैसे मॉड है, एक कंडीशन है x बड़ी हो गई 0 से, दूसरी कंडीशन क्या होगी, x छोटा होगा 0 से। अब जब x छोटा होगा 0 से तो वो क्या होगा, माइनस में होगा, है ना। 0 से नंबर लाइन पे 0 से पीछे आती क्या हो जाता है, वैल्यू माइनस में हो जाती है। तो देखो 0 से छोटा अगर होगा तो माइनस एक्स होगा। अब माइनस एक्स, अब मैं आपको एक बात बता दूं, माइनस एक्स पॉजिटिव कब होगा, है ना। ये जो माइनस एक्स है, ये जो माइनस एक्स हमने लिया है वो पॉजिटिव कब होगा, उसको मॉड में हमें उसे पॉजिटिव भी तो बनाना है। तो वो पॉजिटिव कब होगा चिल्ड्रन, जब यहाँ पे एक और साइन लगेगा माइनस का। क्लियर। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है x, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर दी, x इज स्मॉलर देन 0। अब x स्मॉलर देन 0 का मतलब है x नेगेटिव है। अब उस नेगेटिव को पॉजिटिव कब करेंगे, जब हम यहाँ पे एक और नेगेटिव साइन लगाएंगे, इसीलिए इसको यहाँ पे माइनस में लिखा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, है ना, कि ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव तब होगा जब x पे नेगेटिव साइन लगेगा। x तो ऑलरेडी नेगेटिव है। क्लियर चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो कंडीशन है x स्मॉलर देन 0, x तो ऑलरेडी नेगेटिव है, पर इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पे एक साइन और लगा दिया। अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, देखो कैसे करेंगे। इसका जो फंक्शन होता है ये मॉड ऑफ x होता है। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम, तो मॉड ऑफ x यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, है ना। f ऑफ x को हम y लिख सकते हैं। वैल्यू देखते हैं क्या आती है। x अगर हम 0 रखें तो y भी 0 है, x 1 रखें y 1 है, x 2 रखें y 2 है, x माइनस 1 रखें y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। मॉड में तो पॉजिटिव हो जाता है। x माइनस 2 रखें y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। देखो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे 1, -2 पे 2। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ वी शेप में बनेगा इसका ग्राफ, है ना। ये ऐसे आएगा, यहाँ पे कुछ वी शेप में इसका ग्राफ बनेगा। तो मॉड फंक्शन जो होते हैं उनके ग्राफ ऐसे ही बनते हैं। अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। देखो रेंज जो होगी वो R टू R डिफाइन है, लेकिन ये जो R है रियल नंबर्स है वो क्या होगा। देखो पहली चीज़ तो ये, जो मॉडुलस में जो फंक्शन होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो नेगेटिव नहीं होगा तो वो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव में 0 से होगा, 0 के पहले तो नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव वैल्यू को ही पॉजिटिव कर देता है। 0 से कहाँ तक होगा, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहाँ तक होते हैं चिल्ड्रन, इनफाइनाइट तक। तो ये इनफाइनाइट तक हम इसका क्या लिख सकते हैं, रेंज। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, ये जो रेंज हम लिख रहे हैं ये यहाँ पे 0 को क्या करना है, इंक्लूड करना है। 0 इंक्लूडेड है और इसकी वैल्यू हमेशा ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट आएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन नया है आपके लिए, आपके पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसको मैं बता देती हूँ कैसे डिफाइन करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन x। ये सिग्नम फंक्शन होता है जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ और, जब हम सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं तो ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होता है। अब देखो यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हम डिवीजन कैसे करेंगे इसका, क्योंकि मॉड आ गया तो पॉजिटिव भी होगी वैल्यू, नेगेटिव भी होगी, है ना। तो जैसे हमने ऊपर किया था मॉडुलस फंक्शन में, कुछ ऐसा ही हम करेंगे। तो देखो f ऑफ x को जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो 1 कब होगा, है ना। यहाँ पे अगर हम देखो x और अपॉन x है, यहाँ पे x की वैल्यू रखो। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ, मॉड 1 अपॉन 1 क्या होगा, 1 होगा। मॉड 2 अपॉन 2 क्या होगा, 1 होगा। मॉड 3 अपॉन 3 क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है इससे हमें ये पता लग रहा है कि कोई भी रियल नंबर रख लो, है ना, 1 अपॉन कुछ भी रख लो, 1 अपॉन 2 रख लो, पॉइंट में रख लो, कैसे भी रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो,
उसकी जो फाइनल वैल्यू आनी है, जो y की वैल्यू आनी है, वो हमेशा 1 ही आएगी। कब आएगी? व्हेन x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 0 है तब इसका कोई भी इसमें वैल्यू रख दो, वो उसकी वैल्यू हमेशा फंक्शन जो रिस्ट्रिक्ट जो वैल्यू है y की वो 1 आएगी, है ना। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब एक और कंडीशन बचती है, x इज लेस देन 0। अब अगर x लेस देन 0 है तो देखो, मॉड की अगर हम बात करें तो मॉड तो नेगेटिव फंक्शन को भी पॉजिटिव में चेंज कर देता है ना, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो देखो, अगर हम -1 रखते हैं, -1 अपॉन -1, तो ये 1 अपॉन -1 हो गया, वैल्यू क्या आई? -1 आई। ऐसे ही मॉड -2 अपॉन -2 रखते हैं, ये ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे -2 रहेगा, तो आंसर किस में आएगा? वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, है ना। तो x जब छोटा है 0 से तो वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। तो इसको हमने इस तरह से डिवीजन कर दिया है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। देखो, ग्राफ इसका बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 1 2 -1 -2, ठीक है, -1 -2। अब देखो, हम x की कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू रखें, y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। पॉजिटिव वैल्यू पे क्या आ रहा है? y 1 आ रहा है, और 0 पे 0 हो रहा है, और नेगेटिव वैल्यू पे -1 आ रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर हम वैल्यू भी पुट करते हैं तो देखो, मैंने आपको निकाल के बता दिया है कि x पॉजिटिव है तो उसका जो भी आप वैल्यू रखेंगे, इसका आंसर 1 ही आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे। ऐसे ही 0 पे 0 आ रहा है ना। थर्ड, -1 पे क्या, जब x छोटा है 0 से तो वैल्यू क्या आ रही है चिल्ड्रन? -1 आ रही है। क्लियर? तो इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब उसकी बात करते हैं डोमेन की, है ना। डोमेन क्या है? रियल नंबर्स है। रेंज क्या हो जाएगी चिल्ड्रन? देखो, रेंज जो हो जाएगी, ये देखो, हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1 to -1, है ना। तो रेंज भी क्या हो जाएगी? 1 0 -1। क्लियर चिल्ड्रन? लास्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो डिफाइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, f(x) इज इक्वल्स टू क्लोज ब्रैकेट x। ठीक है, अब देखो, इस क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है? पहले तो हम ये जान लेते हैं, ये जो फंक्शन डिफाइन है वो R है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? बेसिकली जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है लेस देन और इक्वल टू x होता है ना। मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है या तो वो लेस होता है या इक्वल होता है x के। देखो कैसे, x की कोई वैल्यू लो, 1.3 लो, 1.2 लो, 2.5 ले लो, 4 ले लो, -1.5 ले लो, है ना। कोई भी वैल्यू ले लो इसको उठा के। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो देखो, 1.3 के सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? छोटा, याद रखना, छोटा इंटीजर। छोटा इंटीजर कौन सा है इसके सबसे नियरेस्ट? 1 है ना। तो ये 1 आ जाएगा इसका आंसर। 1.2 के साथ सबसे नियरेस्ट और छोटा इंटीजर कौन सा है? 1 है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। 2.5 के पास 2.5 जब इसकी बात करते हैं तो इसके सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? इसके जब जस्ट नियरेस्ट है ना, जस्ट पास इसके जो इंटीजर है वो कौन सा है? 2 है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। 4 क्या है? 4 अपने आप में इंटीजर है। बोला था मैंने आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो 4 तो x के इक्वल खुद ही इंटीजर है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है -1.5 और -2.5। जनरली बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि -1.5 जो है, -1.5, तो यहाँ पे इसका नियरेस्ट, जस्ट इसके पास नियरेस्ट स्मॉलेस्ट फंक्शन कौन सा होगा, है ना। स्मॉल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? तो बच्चे बोलेंगे 1, ठीक है। लेकिन नंबर लाइन पर अगर आप बात करें तो इसके नियरेस्ट जो स्मॉल फंक्शन होगा वो क्या होगा चिल्ड्रन? -2 ही होगा ना। देखो, ध्यान से देखो, अगर नंबर लाइन हम सोचें, जस्ट थिंक अबाउट द नंबर लाइन, तो उस पे -1.5 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है ना। इंटीजर जैसे 2 बड़ा होता है 0 से, है ना। लेकिन जैसे ही -2 लगाते हैं तो -2 छोटा हो जाएगा 0 से, 0 बड़ा हो जाएगा। तो यही बात मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही -2.5
इसका नियरेस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -2 होगा या -3 होगा। देखो जस्ट थिंक अबाउट द नंबर लाइन, उस पर -2 छोटा है या -3 छोटा है, -3 ना, तो इसका भी आंसर -3 होगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो आपको ये समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखो, कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू -1 रहेगी फॉर -1 to x 0, है ना। -1 से 0 के बीच में जितनी भी वैल्यू है, डेसिमल की जितनी भी वैल्यू है, उन सब का आंसर -1 ही होगा। 0 होगा जब 0 से x 1 के बीच में है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी x की, उन सब का आंसर 0 होगा, क्योंकि ये छोटा है 1 से। ऐसे ही 2 की बात करें तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन 3। तो 2 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी, वो सारा क्या होगा, उसका जो इंटीजर फंक्शन होगा वो 2 होगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं। देखो 1 2 3 1 2 -1 -2 -1 -2, ठीक है। अब देखो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मैंने आपको बताया था 0 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसका आंसर हमेशा 0 ही होगा, है ना। तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा ये 0 से यहाँ तक बनेगा। 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू है उसका आंसर 0 होगा। अब 1 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है, 1 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है उनका आंसर हमेशा 1 ही होगा, ये होगा, जैसे यहाँ पे होगा। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसका आंसर हमेशा 2 ही होगा। क्लियर चिल्ड्रन? ऐसे ही हम माइनस में आ जाएंगे, तो 0 से -1 से 0 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का आंसर -1 होगा। ऐसे ही -2 से और 1 के बीच में, -1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है उसका आंसर क्या होगा चिल्ड्रन? -2 होगा। तो इस तरह से ये इसका ग्राफ बनता है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह से डिफाइन होता है। आई होप आपको सारे फंक्शन क्लियर हो गए होंगे।